फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेटा मैंने एक ऐसे पेंडिंग कराया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं उसका नाम क्या था? है जी? नाम बताओ। नाम याद नहीं है भाई? कोई बच्चा क्लास में ऐसा जिसको पूरा नाम याद हो? क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो जो पूछता हम बताते जाना। ये जो ऐसे है वो मैनेजमेंट के लिए है या ऑडिटर के लिए? ऐसे फॉर मैनेजमेंट और ऑडिटर। ये कंपनी की क्वालिटी, कंपनी की बुक्स की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है या हमारी ऑडिट की क्वालिटी के बारे में बात करेगा? शाबाश। हमारी ऑडिट की क्वालिटी कैसी हो? तीन टर्म का मतलब समझो। ईटी क्या होता है? ईपी क्या होता है? ई क्यू सी आर क्या होता है? ईटी, ईपी, ओपी। ये चीजें समझाऊंगा, उसके बाद इस ऐसे में कुछ नहीं बचेगा। गर्मित, गर्वित, गरिमा और वेद, जीजीवी एंड एसोसिएट्स। हम तीनों सीए हैं मान लो, और तीनों ने मिलकर एक फर्म बनाई है बाद में, जीजीवी एंड एसोसिएट्स। गर्मित, गरिमा, वेद एंड एसोसिएट्स, ये सीए फर्म है। हम कितने सीए इस फर्म के अंदर, बोलना भाई। बोलते जाओ बेटा, तब ऐसे समझ में आएगा कितने सीए इस फर्म के अंदर। जब भी किसी कंपनी की ऑडिट आएगी, जब भी किसी कंपनी की ऑडिट आएगी तो तीनों उसी कंपनी में जाने जरूरी है, तीनों में से कोई एक भी जाके काम कर सकता है। बिल्कुल। एक कंपनी की और ऑडिट आ गई, एक कंपनी की और ऑडिट आ गई, किसी में गर्मी गरिमा ऑडिट कर रही है, किसी के अंदर गर्वित ऑडिट कर रहा है, किसी के अंदर वेद सोनी ऑडिट कर रहा है। जी सर, कोई दिक्कत नहीं। ऑडिट करने के बाद ठप्पा तो पूरी फर्म का लगता होगा। यस और नो? ठप्पा मतलब स्टैंप, तो पूरी फर्म की लगेगी ऑडिट पे। हाँ जी। एक बात बताओ, गर्मित सही का जो गरिमा है वो सही काम कर रही है, गर्वित सही काम कर रहा है, वेद सोनी हर बार ऑडिट खराब करता है। तो मेरे इस खराब करने से सिर्फ वेद सोनी की क्वालिटी, सॉरी, वेद सोनी की गुडविल पे फर्क पड़ेगा, पूरी फर्म की गुडविल खराब हो जाएगी। अब मैं जो ये बेस बना रहा हूं ना, इसमें पूरा ऐसे छिपा हुआ है, ये बेस समझ में आ गया तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। पूरे फर्म की क्वालिटी सर खराब हो जाएगी। जी सर। तो गरिमा और गर्वित कहते हैं सर, आप जब भी ऑडिट किया करो ना, एक तो आप किया ही कम करो, आपका बूढ़ा दिमाग हो चुका है, और आप करो तो उस काम को पहले हम चेक करेंगे। आप हमारी, हमारा भी आप सर थे इसलिए आपको पार्टनर बना लिया, नहीं तो आप पार्टनर बनाने लायक भी नहीं थे, और आप हमारा नाम डुबोगे। मैं पलटवार करता हूँ इन दोनों के ऊपर कि तुम कल के पैदा हुए बच्चे हो, मेरे को इतना ऑडिटिंग का एक्सपीरियंस है, मैं नहीं तुम हमारा नाम डुबवाओगे। और मेरे को तो इसके ऊपर, गरिमा के ऊपर बहुत ही शक होता है, ये गड़बड़ करेगी कहीं ना कहीं। गरिमा गर्वित का नाम ले रही, गर्वित वेद का नाम ले रहा है, तो ये भाई एक काम कर लो ना, एक बंदा रख लेते हैं बाहर का, एक बंदा रख लेते हैं बाहर का, जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के नाम से जाना जाएगा। सर इसका क्या होगा? जब हमारे में से कोई बंदा किसी कंपनी की ऑडिट कंप्लीट करके आएगा, जब हमारे में से कोई बंदा किसी कंपनी की ऑडिट कंप्लीट करेगा, ये बंदा उस काम को मोटा मोटा चेक कर लेगा, मोटा मोटा चेक कर लेगा। अगर वो काम सही होगा तो ही उसकी रिपोर्ट पब्लिक में जाएगी, अदरवाइज उसकी रिपोर्ट को ठीक करने के बाद ही पब्लिक में जाएगी, ताकि पब्लिक के अंदर बेइज्जती ना हो, ताकि पब्लिक के अंदर बेइज्जती ना हो। एक बात बताओ, जो ये काम चेक करने वाला बंदा आएगा, ये बाहर का बंदा जो है, ये हमारी रिपोर्ट पब्लिक में जाने के बाद हमारे काम को चेक करेगा या जाने से पहले चेक करेगा? शाबाश। अब तुम सही ट्रैक पे चढ़ चुके हो।
एक कंपनी की ऑडिट आई, फर्म का नाम जीजीवी है और इस ऑडिट को वेद निपटाएगा। ये ऑडिट मेरे को असाइन की गई। गरिमा गर्वित बोले सर ये ऑडिट आप कर लेना, एक कंपनी की ऑडिट मैं करूंगा, मैं कहलाऊंगा यहाँ का एंगेजमेंट पार्टनर। जो बंदा यहाँ की ऑडिट को फिनिश करेगा उसको बोलेंगे एंगेजमेंट पार्टनर। फटाफट बोलो ईपी। ईपी की फुल फॉर्म क्या है? हमारे केस में कौन है? जी जी, जो यहाँ ऑडिट करेंगे नहीं लेकिन मेरी फर्म के पार्टनर तो हैं, ये कहलाएंगे ओपी। ओपी मतलब अदर पार्टनर। जब एंगेजमेंट पार्टनर जाएगा तो अपने साथ आर्टिकल्स को, स्टाफ को लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा? बोलो भाई। उसको बोलेंगे ईटी। बोलो क्या हुआ? एंगेजमेंट टीम। ईपी, ओपी, ईटी का मतलब सभी को क्लियर है या नहीं है? ये बंदा हमारा दुश्मन थोड़ी ना है, हमारा दोस्त होता है। बस काम के अंदर इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, काम को मोटा मोटा चेक कर लेता है। रिपोर्ट पब्लिक में जाके बेचती होती है, इससे अच्छा क्या है घर पे एक बार उसके ऊपर बहस कर लें और रिपोर्ट फाइनली पब्लिक में चली जाए। इसलिए काम किया गया था। ये बंदा यहाँ के क्या चेक करता होगा? अरे मैं सीए हूं, ऐसे थोड़ी ना कि मेरे हर काम में गलती निकालेगा। ये मोटा मोटा एक ही काम चेक करेगा, क्या फर्म की जो पॉलिसी थी, फर्म की जो पॉलिसी थी, जैसे इंडिपेंडेंट रह के काम करना है, जितना भी काम करना है क्वालिटी के साथ काम करना है, तो जो फर्म की पॉलिसी है क्या वो पॉलिसी सही तरीके से ऑडिट में फॉलो हुई है या नहीं हुई है, यही काम चेक करने की जिम्मेवारी इस बंदे की होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। एक बात बताओ, अब एक कंपनी की ऑडिट करने के लिए एंगेजमेंट पार्टनर जाएगा। एंगेजमेंट पार्टनर हमारे केस में कौन है? कौन है? अच्छा बोलते चले जाना। पूरी जो भी टीम जाएगी उस टीम को सुपरवाइज करने की जिम्मेवारी किसकी है? आंसर तुम दोगे। सुपरवाइज करने की जिम्मेवारी किसकी? उस टीम को लीड करने की, डायरेक्ट करने की जिम्मेवारी किसकी? वो टीम वहां पे एथिकली, अरे इस टीम में कोई गड़बड़ कर दे, नाम हो जाए मेरा खराब, तो मैं थोड़ी ना, मैं पूरे पूरे टाइम के दौरान अलर्ट रहूंगा या सोया रहूंगा? जो भी एथिकल काम नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेने की और उसको करेक्ट करने की जिम्मेवारी किसकी होगी? जी बिल्कुल। अगर काम करते करते टाइम कोई काम कॉम्प्लेक्स हो गया, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो बाहर से एडवाइस लेने की, सजेशन लेने की जिम्मेवारी किसकी है? समझ में आ रहा है? जब कंपनी में जाएगा, जब कंपनी में वेज सोनी जाएगा तो वहां पे 3 स्टेप लगाएगा। स्टेप नंबर 1 सबसे जरूरी होता है बेटा, काम की क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी जब होती है जब इंडिपेंडेंस होती है, जब हम वहां पे आजाद रह के काम करते हैं। तो वेद सोनी जाके वहां पे 3 काम करेगा। कहीं आजादी को, मेरी इंडिपेंडेंस को लेके यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस, थ्रेट टू, सॉरी, थ्रेट टू या थ्रेट फॉर इंडिपेंडेंस। कौन से थ्रेट हैं जो मुझे आजाद होकर काम नहीं करने दे रहे? स्टेप नंबर 2 आइडेंटिफाई करने के बाद उनको इवेलुएट करना होता है, देखने वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, वो थ्रेट कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और स्टेप नंबर 3 में उन थ्रेट्स को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना है। खत्म नहीं होंगे तो वहां से काम छोड़ देंगे, लेकिन आजाद रह के काम करेंगे। 3 स्टेप बताओ फटाफट। फर्स्ट में क्या करना है थ्रेट्स को? सेकंड स्टेप में क्या करना है? थर्ड स्टेप में क्या करना है? ये जिम्मेवारी किसकी है? वेद सोनी यहाँ पे क्या है? एंगेजमेंट पार्टनर है। अब मैं आपको बता चुका हूं एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है। बेटा ऐसे 220, ऐसे 220 90% बच्चे ये कहते हैं सर हमारी समझ में नहीं आता, हमें यही नहीं पता होता किसकी क्वालिटी की बात हो रही है। क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर है? क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर है? जरा एक बार बुक में फर्स्ट चैप्टर का ऐसे 220 निकालो जल्दी फास्ट।
सभी ने निकाल लिया तो फिर मेरे को बता देना कि हाँ निकल चुका। पेज नंबर क्या बेटे? अब इस ऐसे को फास्ट फास्ट कैसे रिवाइज करना है ध्यान से सुनो। जिस ऑथर ने बुक बनाई उसने गलती कर दी, उसने बेटा SQC स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल और SA 220 ये मिलते जुलते हैं, एक साथ डाल दिए, इनको एक साथ डाल दिया, जबकि हमारे इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन है हमारे कोर्स में SQC नहीं है। तो हमें सिर्फ SA 220 का पार्ट पढ़ना है, इस ऐसे के अंदर SQC नहीं पढ़ने। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। SQC बुक में गलती से SQC और SA 220 इकट्ठा दे रखा है। SQC बेटा स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल और SA स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 220 एक जैसे मिलते जुलते हैं, इसलिए इकट्ठे एक साथ दे दिए। लेकिन हमारे कोर्स में SQC है नहीं, लेकिन हम उसका थोड़ा बहुत हिंट जरूर ले लेंगे। फटाफट समझने का प्रयास करेंगे, जल्दी जल्दी। SQC 1 है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्मिंग द ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये था इसका नाम, लेकिन मैं नाम वाम नहीं पढ़ना। ये बताओ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मेरी, सोनी की। हाँ जी बेटा, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सोनी की। एंगेजमेंट पार्टनर बेटा, जो काम करने जाएगा बेटे। आंसर गलत होते मामला खराब हो जाएगा। एंगेजमेंट पार्टनर। एथिकल रिक्वायरमेंट को कौन चेक करेगा? ईपी। वहां जाके काम एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है नहीं करना है, ये कौन चेक करेगा? मेरे साथ जो टीम गई है वो कैपेबल और कंपिटेंट है या नहीं है, उसको काम कर, वो सही काम कर रही है, गलत काम, इसको चेक कौन करेगा? हमारी परफॉर्मेंस कैसी, इसको चेक कौन करेगा? सारे काम को मॉनिटर करने के बाद, सारे काम को मॉनिटरिंग करना और उसको रिपोर्ट को एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को देना, ये काम भी किसका? ईपी का। तो सारी जिम्मेवारी किसकी होती है? ईपी की होती है। फटाफट देखिए, एज पर ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंगेजमेंट पार्टनर शैल को अंडरलाइन करना। एंगेजमेंट पार्टनर शेल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिख रहा है क्या आपको? ओवरऑल क्वालिटी की जिम्मेवारी किसकी होती है? एंगेजमेंट पार्टनर की होती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में मेंशन करनी है। मेरे साथ जो जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। जो मेरे साथ जाएगा उसको क्या बोलते हैं? ईटी। ईटी फॉर चलिएगा। टीम के लिए मेरी क्या जिम्मेवारी है? क्या मेरी टीम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को पूरा कर रही है? क्या मेरी टीम क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी को फॉलो कर रही है? क्या मेरी टीम टाइम से रिपोर्ट बना रही है? क्या मेरी टीम टाइम से सभी कंसर्न्स को बिना डर के काम कर पा रही है? क्या मेरी टीम क्वालिटी को मेंटेन कर रही है? ये सारी जिम्मेवारी चेक करना किसका काम? बोलते जाओ, ऐसे हो चुका बेटा, यही बात बोलेगा बार बार। एंगेजमेंट पार्टनर का काम। एथिकल रिक्वायरमेंट, एंगेजमेंट पार्टनर रिमेन अलर्ट, सर्कल में डाल लो। मैंने क्या बोला था? सारे टाइम अलर्ट रहोगे या सोए रहोगे? एंगेजमेंट पार्टनर अलर्ट रहेगा। जब भी कोई बंदा नॉन कॉम्प्लायंस करेगा, तुरंत मेरी टीम में जो भी बंदा नॉन कॉम्प्लायंस करेगा उसकी इंक्वायरी करना मेरा काम है, उसका ऑब्जर्वेशन मेरा काम है। उसकी कमी पकड़ने के बाद टीम के अदर बंदों से कंसल्ट करके उस बंदे के खिलाफ एक्शन लेने का काम भी किसका है? बोलो भाई। इंडिपेंडेंस के टॉपिक पे अलग से इंपॉर्टेंट मार्क करना। इंडिपेंडेंस के टॉपिक पे अलग से मार्क करना। तीन बातें मैंने आपको बताई थी। एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेवारी होती है जब वहां जाके सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा क्या मेरी इंडिपेंडेंस को लेके कोई थ्रेट तो नहीं है। आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, फर्स्ट स्टेप याद आ गया। अगर कोई खतरा होगा तो उसको इवेल्युएट किया जाएगा। इवेल्युएट द इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस, ब्रैकेट क्लोज। खतरा पकड़ा जा चुका है, अब उस खतरे को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट और रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, लेवल पे ब्रैकेट क्लोज। क्या तीनों स्टेप याद हो गए? पक्का? आगे काम एक्सेप्ट करने के बाद काम कंटिन्यू रखना है।
या नहीं रखना, ये जिम्मेवारी एंगेजमेंट टीम की या एंगेजमेंट पार्टनर की? फटाफट बोलो। शाबाश। इस एग्जाम्पल पे क्यों मार्क करना? एग्जाम्पल पे क्यों मार्क करो? 3 क्या है? वो ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें ये बताती है कि हमें यहां से विड्रॉ कर लेना चाहिए? ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो हमें ये बताती है कि यहां से हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए, यहां काम नहीं करना अब आगे? ऐसी कौन सी बातें होती हैं? वहां के जो ओनर हैं, जो मैनेजमेंट है, वो टीसीडब्ल्यूजी है। अगर वो हमारे साथ मिलके काम नहीं कर रही, हमें सपोर्ट नहीं करी, तो हमें क्या करना पड़ेगा वहां से? बोलो बेटा। मेरी टीम वहां पे काम परफॉर्म नहीं कर पा रही, हमारे पास नेसेसरी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, जो काम हम सोच के गए थे वैसा काम नहीं निकला, तो वहां गलत काम करना है, विड्रॉ कर लेना है। एथिकल रिक्वायरमेंट को अगर हम पूरा नहीं कर पा रहे वहां पे, मेरी टीम और मैं वहां पे एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल होकर काम नहीं कर पा रहे, तो वहां काम करना है, विड्रॉ कर लेना है। कुछ ऐसे जबरदस्त मुद्दे सामने आए हैं जो पहले सोचे भी नहीं थे, अब आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि यहाँ कंटिन्यू रह के काम करें या विड्रॉ कर जाएं। तो 3-4 टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जो हमें ये इंडिकेट करती हैं यहाँ आपको विड्रॉ करना है या कंटिन्यू करना है। ये 4 बातें याद कर लेना, याद। फिर वही बातें बोलेगा, डायरेक्शन करने का काम किसका, सुपरवाइज करने का काम किसका, और रिव्यू करने का काम किसका? बोलो। ह्यूमन रिसोर्स। वर्ड क्या दे रखा है? एसक्यूसी। एसक्यूसी हमारे कोर्स में ही नहीं। सर फिर भी बताना, ये एसक्यूसी में क्या बता रखा है? एसक्यूसी बोलता था जब भी अपने साथ टीम लेके जाओ, जब भी अपने ऑफिस के अंदर किसी बंदे को अपॉइंटमेंट करो, तो गलत बंदे को अपॉइंट नहीं करना है। रिक्रूटमेंट की एक पॉलिसी होनी चाहिए, उस बंदे की परफॉर्मेंस, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कॉम्पिटेंस, उसका कैरियर, उसका प्रमोशन, उसका कंपटीशन, उसकी सैलरी, उसका स्टाइफंड, हर चीज की प्रॉपर पॉलिसी होनी की चाहिए, उसके बाद ही किसी बंदे को अपने पास रखना है। अदरवाइज उस बंदे को अपने पास नहीं रखना, जितना गलत बंदा होगा उतने काम की क्वालिटी गिर जाएगी। तो एसक्यूसी स्पेशल बोलता था इन सभी चीजों की पॉलिसी होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट की, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की, कैपेबिलिटी की, परफॉर्मेंस, कंपिटेंस की, कैरियर की डेवलपमेंट, उसको प्रमोशन कब देना है, उसको सैलरी कितनी देनी है, उसको स्टाइपेंड कितना देना है, इन सभी चीजों की क्या होनी चाहिए? पॉलिसी होनी चाहिए। या बात बताने के लिए एसक्यूसी आया था, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है क्योंकि एसक्यूसी हमारे कोर्स का नहीं है। समझ गए? समझ गए? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को चेक करना है मेरा काम, लेकिन यहाँ पे भी एसक्यूसी आया हुआ है, ये भी आपको नहीं पढ़ना। एसक्यूसी नेक्स्ट पैराग्राफ भी आपका कोर्स का नहीं है, कट हो जाएगा। मॉनिटरिंग पे इंपॉर्टेंट मार्क करो और यहाँ पे होमवर्क लिखो। ये एक टॉपिक मैंने तुम्हारे लिए दिया है, ये तुम्हें पढ़ के मुझे समझाना है कल कि इस टॉपिक का क्या मतलब है। ये टॉपिक आपको मुझे पढ़ के इसका मीनिंग बताना है। हमारा ऐसे ओवर हो गया, इसी यही था बस क्वालिटी के बारे में। इंडिपेंडेंस के टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। एथिकल रिक्वायरमेंट को चेक करने के खिलाफ एक्शन लेने की जिम्मेवारी किसकी होती है? एसए का पूरा नाम और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सिर्फ 4 बातें पढ़नी थी। एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, रिव्यू का टॉपिक ओवर हो गया। यही चीज तो जो पेंडिंग थी, हालांकि मुझे 3rd चैप्टर के बाद करवानी थी, लेकिन एक चीज जो पेंडिंग थी तो मैंने इसको निपटा ही दिया। क्या आप सभी को इस एसए की अंडरस्टैंडिंग हो गई? पक्का? दूसरा चैप्टर निकालना। मैं गलती से 3rd चैप्टर निकल गया, इसको बता दूं। जिस दिन 3rd चैप्टर पूरा हो जाएगा, जिस दिन 3rd चैप्टर पूरा हो जाएगा, उस दिन ऑडिट 50% समझ में आ जाएगी। 50 बोला बेटे। 3rd चैप्टर के अंदर सब कुछ है, जो ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, कंट्रोल से रिलेटेड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, सब कुछ आपका चैप्टर नंबर 3rd में है। हाँ बेटा। तो पहला दूसरा चैप्टर के साथ साथ अगर 3rd चैप्टर जिस दिन हमारा पूरा होगा, उस दिन ऑडिट 50% ये लगा लो कंप्लीट हो चुकी होगी अंडरस्टैंडिंग वे में। इतना इंपॉर्टेंट 3rd चैप्टर। हम इस पे पहुंचने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। और ये चैप्टर लंबा भी है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसमें से हमेशा बनते हैं। क्वेश्चंस की लाइन लगी मिलेगी आपको।
बार बार देखिए क्वेश्चन की लाइन लगी मिलेगी, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पे क्वेश्चन आया होगा। तो थर्ड चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थर्ड चैप्टर होते ही ऑडिट के अंदर कुछ नहीं बचेगा, सब समझ में आ जाएगा। ये थर्ड चैप्टर ही चल रहा है तब से, ये थर्ड चैप्टर ही चलता जा रहा है, थर्ड चैप्टर ही चलता जा रहा है, यहां जाके फोर्थ चैप्टर आएगा। तो ये थर्ड चैप्टर इतने पेजेस का है, ये समझ में आ गया तो ऑडिट समझ में आ जाएगी। चलिएगा, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? हाँ जी, चैप्टर कौन सा चल रहा था बेटा हमारा? दूसरा। फटाफट बताओ, पहले स्ट्रेटेजी बनती है प्लान? स्ट्रेटजी शॉर्ट होती है या प्लान शॉर्ट होता है? स्ट्रेटजी बनने के बाद प्लान बनाया जाता है, ये बात कल बता दी थी। स्ट्रेटजी के बेनिफिट्स को कैसे याद करना है, टीम का निमोनिक याद हो गया था। आज का काम सुन लो, जितना बताऊं सिर्फ उतना करना है। ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, आज का एक तो ये क्वेश्चन ये याद करना है, याद करना मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 1। और भाई ऑडिट प्लान में और स्ट्रेटजी का रिश्ता क्या है, ये करना है याद, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 याद करना है। रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्या है प्रोग्राम बनाने की, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। प्रोग्राम बनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखोगे, क्वेश्चन नंबर 5। प्रोग्राम बनाते टाइम आपका प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, इसका निमोनिक भी होता है आरती बनाती प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 6। और फिर जब प्रोग्राम बनाए जाते हैं तो इसके कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं, इनमें से एक आपको करना है, एक मेरे को करना है। चाहे तो एडवांटेज मेरे से करवा लो, डिसएडवांटेज आप कर लेना, चाहे डिसएडवांटेज मेरे से करवा लो, एडवांटेज आप कर लेना, क्योंकि रिवर्स करना है, कोई ज्यादा मामला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 क्वेश्चन करते ही यहाँ चैप्टर खत्म कर देना है। ऐसे तो 320 जब पूरा थर्ड चैप्टर हो जाएगा उसके बाद जाके तो कहीं पल्ले पड़ेगा, तो 320 पे प्योरली पेंडिंग लिख देना है। ऐसा नहीं है आज नहीं करवाया तो कल करवा दूंगा, बेटा ये होगा ही तब जब थर्ड चैप्टर हो जाएगा। तो 320 ऐसे कंप्लीट पेंडिंग है, 320 ऐसे के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। इट मींस आज अगर ये 6 क्वेश्चन, अगर ये छोटे छोटे 6 क्वेश्चन अगर हम आज समझ लेते हैं तो हमारा सेकंड चैप्टर क्या हो जाएगा, बोलो? मम। और हम कौन से चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे फिर? थर्ड होने की बात तो फिर मजा ही आ जाएगा। क्या आपकी अनुमति है और मैं 5 क्वेश्चन फटाफट इंटेलिजेंस से रिवाइज कराना स्टार्ट करूं? हाँ जी। टाइमिंग नोट करना, मैं जानबूझ के फास्ट पढ़ाऊंगा, जानबूझ के मैं फास्ट याद कराऊंगा, याद कराने का प्रयास करूंगा पूरा। तो तुम्हें तुम्हारी पूरी ताकत लगा के दिखाना है कि कितने टाइम के अंदर हमने 6 क्वेश्चन याद कर लिए। हमें 6 क्वेश्चन याद करने हैं, टारगेट हमारा है 6 हर 3 मिनट में हमारा एक क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, हर 3 मिनट में हमें एक क्वेश्चन याद करना है, और टोटल क्वेश्चन हमें याद करने हैं 6। क्या हम स्टार्ट करें? पक्का जी? गूंगी लड़कियां, यस और नो? बाकी गूंगियां? दो ही बोला यस सर, बाकी 2 और भी तो हैं शायद। हाँ जी। इतने गूंगे बने बैठे हैं, अब बनाऊंगा ना गूंगा। जब ये 6 क्वेश्चन याद नहीं होंगे तो तुम्हारा हाल क्या होने वाला है, जरा फटाफट। सबसे पहले बेटा ये बताओ, प्रोग्राम डिटेल्ड होता है या शॉर्ट होता है? बहुत फास्ट चलना, हम याद कर रहे हैं प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम के बारे में एक सेकंड में पॉज करता हूं बेटा, कोई बाहर आया हुआ है शायद। स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम जो होता है, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है राइट ए शॉर्ट ऑन ऑडिट प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, तो बेटा आपको 4 बातें बतानी वहां पे। प्रोग्राम डिटेल्ड होता है, पहली बात क्या बेटा, अभी सुनूंगा। प्रोग्राम डिटेल्ड होता है, इसके अंदर खूब सारी सेट ऑफ टेक्निक एंड प्रोसीजर, कौन से मेथड, कौन से प्रोसीजर हमें यूज करने हैं, वो एडवांस में इसके अंदर लिख दिए जाते हैं।
तो डिटेल्ड होता है, इसमें खूब सारी टेक्निक एंड प्रोसीजर होते हैं। ये सिर्फ प्लान नहीं होता, ये सिर्फ प्लान नहीं होता, बल्कि काम करने का पूरा बेस इसके अंदर होता है। कौन सुपरवाइज करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, तो ये बेसिस ऑफ सुपरविजन हमें प्रोवाइड करता है। फोर्थ पॉइंट, प्रोग्राम के अंदर ऑडिट के ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, तो कीवर्ड है ऑडिट ऑब्जेक्टिव। और पांचवा, इसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। खत्म। एग्जाम में पूरे नंबर लाने हैं जी, लाने हैं। फटाफट पहला क्वेश्चन हमें याद हो गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, पहले मैं रिवाइज कराता हूं, आपको फटाफट बोलना है। ये डिटेल्ड है, पहला कीवर्ड क्या है, ये डिटेल्ड है, ओके। इसके अंदर खूब सारी सेट ऑफ टेक्निक एंड खूब सारे सेट ऑफ मेथड और प्रोसीजर होते हैं, ओके। ये सिर्फ प्लान नहीं है, ये बेस प्रोवाइड करता है। चौथा, इसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी होती हैं, ओके। पांचवा, इसके अंदर ऑडिट के ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। इनको लिख के और अंडरलाइन कर देना पेपर में, 4 नंबर का आएगा, 5 पॉइंट लिख दिए। फटाफट गरिमा जल्दी जल्दी बता बेटा, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। फर्स्ट, ये डिटेल्ड होता है, 1 पॉइंट बेटा। दूसरा, सेट ऑफ टेक्निक एंड प्रोसीजर होते हैं। तीसरा पॉइंट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, 2 सेट हो गए फटाफट। ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ये सिर्फ, पूरे बात बोलो बेटा, ये सिर्फ प्लान नहीं, ये क्या है, बाकी बच्चों के तारे टूटे। हमने सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक पूरा क्वेश्चन याद कर लिया। हम 1 मिनट के अंदर ऑडिट का पूरा क्वेश्चन कैसे याद करते हैं, ये टेक्निक समझ में आई नहीं आई, जल्दी बोलो बेटा। बहुत बढ़िया। इस टाइप से फास्ट वे में इंटेलिजेंसी के साथ ऑडिट को याद करना और समझना, 5 कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेना। आप लोगों को भी ऐसे याद करना जैसे गरिमा ने याद करके सुनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिट प्रोग्राम। अब बंदे का क्वेश्चन पता है क्या है, प्रोग्राम बनाते क्यों है, क्यों बनाए प्रोग्राम। तुम क्या बोलेंगे, जैसे मेरे से आपने पूछ लिया सर आप प्रोग्राम क्यों बनाते हो, तो मैं क्या बोलूंगा, बेटा कौन से एरिया की ऑडिट करनी है, किस टाइम पे ऑडिट करनी है, किसको कौन सा काम देना है, एलोकेट करना है, हमें कौन सा मेथड लगाना है, कितना काम कंप्लीट हो लिया ये लिस्ट मेंटेन कौन करेगा, वर्किंग पेपर को चेक कौन करेगा, और क्लाइंट को बिल कितना भेजना है, ये सारी बातें बेटा प्रोग्राम में तो लिखी जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम क्यों बनाया जाता है, प्रोग्राम क्यों बनाया जाता है, क्यों को बोला जाता है बेटा रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मैंने फटाफट याद करने का एक तरीका बताया था क्या, मेरे से आप लोगों ने पूछा सर प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, तो मेरा आंसर क्या था, बेटे कौन से एरिया चेक करने हैं, टाइमिंग कब चेक करने हैं, एलोकेशन किसको कौन सा काम करना है, बिल क्लाइंट को कितना बिल भेजना है, वर्किंग पेपर तुम्हारे काम को रिव्यू कौन करेगा। एक पॉइंट और छूट गया बेटा, कौन सा छूटा है अगर किसी को याद हो तो, एरियाज हो गया, टाइमिंग हो गया, एलोकेट हो गया, प्रोसीजर हो गई, चेकलिस्ट था यहाँ पे किए गए काम की परफॉर्मेंस में कितना काम कंप्लीट हो चुका, इसकी चेकलिस्ट भी मेंटेन प्रोग्राम के अंदर की जाती है। क्या दूसरा क्वेश्चन से भी बच्चों को याद हो गया कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है। अरे 80% भी याद हो गया तो चमत्कार से कम नहीं है, दुनिया पूरा पूरा दिन लगा देती, 2 क्वेश्चन याद नहीं होते ऑडिट के, और हम यहाँ 1-1 मिनट में क्वेश्चन याद कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ओवर, दूसरा क्वेश्चन ओवर, तीसरा क्वेश्चन। प्रोग्राम बनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखोगे, पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इन कंस्ट्रक्शन इन ऑडिट प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम बेटा फालतू की चीजों वाला होना चाहिए या टू द पॉइंट होना चाहिए, इसका आंसर दे दो बस। तो कौन से पॉइंट आपके प्रोग्राम को टू द पॉइंट रखेंगे, उन बातों के बारे में इसने पूछा। राइट डाउन द पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इन कंस्ट्रक्शन द ऑडिट प्रोग्राम। जी सर, पहली चीज जब भी प्रोग्राम बनाओ उसको स्कोप के अंदर रखना, स्कोप के बाहर मत लेके जाना। जब भी प्रोग्राम बनाना उसके अंदर बेस्ट एविडेंस आपको लेने हैं, घटिया एविडेंस आपको नहीं लेने, तो अंडरलाइन करना बेस्ट एविडेंस। बेटा अन्वेषा यहाँ पे नहीं है, आप बोलो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ बेटा, आप प्लीज नीचे चले जाइएगा। अन्वेषा जब आएगी ना बेटा उसके साथ खेल लेना। थर्ड पॉइंट क्या है, आपके प्लान के अंदर सिर्फ वही टेक्निक और प्रोसीजर यूज होनी चाहिए, आपके प्लान के अंदर वही टेक्निक और प्रोसीजर यूज होने चाहिए जो आपके लिए उस पर्पज पे सेट बैठती हो। फालतू की टेक्निक और प्रोसीजर नहीं लगाने, पर्पजफुल लगाने हैं। सारे एरर सारे फ्रॉड को कंसीडर करके चलना है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाना जो एरर और फ्रॉड को छोड़ दे, कंसीडर करना है। ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कोऑर्डिनेट करके चलता हो, जो पूरी टीम के अंदर कोऑर्डिनेट करके चलता हो। फटाफट बताना, प्रोग्राम फालतू का ना बना के टू द पॉइंट बनाना हो तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, फटाफट कृतिका बोलो बेटा, 3 पॉइंट बता दो कोई भी।
स्कोप के अंदर रखना है, लिमिट के अंदर रखना है, वही टेक्निक और वही प्रोसीजर अपॉइंट करने हैं जो पर्पजफुल होने चाहिए। ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो सारे फ्रॉड्स और सारे एरर को कंसीडर करके चलता हो। एक आधा पॉइंट और बताना बेटे। बेस्ट एविडेंसेस के आधार पर आपको सारा काम करना है। 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट हमने कर लिए और सर कोऑर्डिनेशन का पॉइंट था। एक आपको होमवर्क दे दिया, बताओ क्या? सबसे आसान होमवर्क दिया है। चलो होमवर्क नहीं, मैं करवा देता हूं क्योंकि इसका निमोनिक है। जब आप प्रोग्राम को डेवलप करो, जब आप प्रोग्राम को बनाने एग्जैक्टली बैठो, तो ये चीजें उसके कंपोनेंट हैं, ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो प्रोग्राम नहीं बन सकता। तो ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप करते टाइम इसके कंपोनेंट कौन से हैं, ये फिर से क्वेश्चन है। फटाफट बताओ, प्रोग्राम ओरल होना चाहिए, रिटन होना चाहिए? हाँ जी। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भाई प्रोग्राम के अंदर बेटा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो कैसे बात बनेगा? हमने तो स्टार्टिंग में भी तो पढ़ा था, इसके अंदर ये सिर्फ प्लान नहीं होता बल्कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव इसके अंदर होते हैं, पढ़ा भी तो था हमने। जी सर। सर मेरा मुझे वहां पे काम कम करना है या ज्यादा करना है, डिपेंड करता है वहां पे कंट्रोल पे भरोसा कितना करना है। तो प्रोग्राम के अंदर एक चीज क्लियर कट होनी चाहिए, उनके इंटरनल कंट्रोल पे कितना विश्वास करके चलना है, रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल। कौन से टाइम पे कौन से मेथड लगाने हैं प्लान के अंदर होने चाहिए। तो टाइमिंग सबसे जबरदस्त है। आपने देखा होगा बल्लेबाज जब बैटिंग करता है तो बॉल अगर उसके बैट से चूक जाए तो किल्लियां बिखर जाती हैं। तो टाइमिंग सही होगी तो ही छक्का या चौका जाता है। तो टाइमिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए। और पांचवा, प्लानिंग आपको हर स्टेप पे वहां पे करनी है। हमारे ऑफिस में सारे प्रोग्राम आरती राइट करती थी। हमारे ऑफिस में सारे प्रोग्राम आरती राइट करती थी। ए से ऑडिट ऑब्जेक्टिव, दूसरे ए से ऑडिट प्लानिंग, आर से रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, टी से टाइमिंग राइट करती थी। राइट से रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम। फटाफट बताइए, ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप करना है तो कंपोनेंट कौन से हैं? पहले ए से, दूसरे ए से, तीसरे आर से, टी से, टी आई टी से टाइमिंग, और राइट से निमोनिक क्या है? हमारे ऑफिस में कौन काम करती थी? आरती प्रोग्राम को राइट करती थी। तो प्रोग्राम को राइट करने की, डेवलप करने की बात आए तो आरती नाम याद कर लेना, आरती को याद कर लेना। मेरा भी मुझे भी आरती याद है आज तक। तो ये मामला मुझे तुरंत सेट हो जाएगा। फटाफट एक बार सारे बच्चे रिवाइज करें, जल्दी जल्दी। ए फॉर दूसरा, सारे बच्चे बोल बोल के जल्दी जल्दी। आर, टी, टी, रिटर्न। पांचों पॉइंट मस्ट हैं, पक्के याद कर लेना, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। अब बताओ, मेरे से एडवांटेज करवाओगे डिसएडवांटेज करवाओगे? एक होमवर्क ले लो, एक जैसे ही तुमने कर लिया हमारा फिर टॉपिक चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। डिसएडवांटेज करवाऊं या एडवांटेज कराऊं? मेरे को पता था कि देव ना तुम। एडवांटेज में तो तुम्हें पता, अच्छी अच्छी बात लिख रखी है सर, हम खुद कर लेंगे। आप क्या करवा दो? डिसएडवांटेज। मैं उल्टा हूं बेटे, एडवांटेज कराऊंगा मैं, और डिसएडवांटेज तुम्हारा होमवर्क। मरो अब तुम। एडवांटेज करवाऊंगा मैं, डिसएडवांटेज करेंगे आप। सेकंड चैप्टर ओवर। 10 मिनट नहीं लगी भाई साहब 5 क्वेश्चन याद करने में। 10 मिनट लगी नहीं 5 क्वेश्चन याद करने में। ये तरीका होना चाहिए आप लोगों को। हाँ जी, फटाफट जल्दी कर लो नहीं तो छूट जाएगा। स्ट्रेटजी का और प्लान का रिश्ता क्या है? मैं बोलूंगा, याद करने की कोशिश करना। स्ट्रेटजी पहले बनती है, प्रोग्राम बाद में बनता है। इसको लिखेंगे बिफोर, इसको लिखेंगे आफ्टर। क्या पहला पॉइंट याद हो गया? स्ट्रेटजी समरी में होती है, शॉर्ट होती है, प्रोग्राम आपका डिटेल्ड होता है। क्या दूसरा पॉइंट याद हो गया? स्ट्रेटजी के अंदर पॉलिसी, सॉरी, मेथड एंड प्रोसीजर नहीं होते, जबकि प्लान के अंदर तो मेथड एंड प्रोसीजर भी होते हैं। क्या तीसरा पॉइंट याद हो गया? अगर स्ट्रेटजी में चेंज आएगा तो प्लान में भी चेंज आएगा, क्योंकि जो पहले बनता है वो दूसरे को चेंज करेगा नहीं करेगा? हाँ बेटा, स्ट्रेटजी के अंदर चेंज आएगा तो प्लान में भी चेंज आएगा। क्या आप इस पॉइंट से एग्री करते हैं? लो जी, क्वेश्चन हो गया तुरंत। रिलेशनशिप बताओ,
रिलेशनशिप बताना है किसका, स्ट्रेटजी का और प्लान का। पॉइंट कितने हैं, 5, हमें कितने करने हैं याद, 4। देखिए स्ट्रेटजी और प्लान आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब एक में चेंज आएगा तो दूसरे में भी चेंज आएगा, वन वुड रिजल्ट इनटू चेंज इन अनदर। ये आपको बेटा 2 पॉइंट बनाने हैं, पेपर में ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान आर इंटर रिलेटेड। सेकंड पॉइंट बनाएंगे इफ वन वुड रिजल्ट, सॉरी अगर एक चेंज इन वन रिजल्ट चेंज इन अनदर। तीसरा पॉइंट स्ट्रेटजी बिफोर पहले बनती है, प्लान आपका बाद में बनता है। फिर लिखता है प्लान आपका ज्यादा डिटेल्ड होता है बजाय कि किसकी, स्ट्रेटजी के। 2 पॉइंट ही हैं और 2 पॉइंट ही हैं, कितने पॉइंट हो गए टोटल, 4। पांचवा पॉइंट स्ट्रेटजी गाइड करती है प्लान कैसे बनाना है, ब्रैकेट क्लोज। स्ट्रेटजी गाइड करती है प्लान कैसे बनाना है, स्ट्रेटजी गाइड करती है स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन क्या होगा ऑडिट का। स्ट्रेटजी की वजह से ही डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनता है, अदरवाइज प्लान नहीं बन सकता था। डिटेल्ड प्लान वो होता है जिसके अंदर नेचर, टाइमिंग, ऑडिट प्रोसीजर, मेथड, एविडेंसेस सब कुछ इसके अंदर होता है, उसको बोलते हैं डिटेल्ड ऑडिट प्लान। कोई भी 5 पॉइंट जो आपको ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 1, ऑडिट स्ट्रेटजी का और ऑडिट प्लान का रिश्ता क्या है, इनका आपस में रिलेशन बताना है। हाँ भाई जरीना खान फटाफट बेटा ऑडिट स्ट्रेटजी का और प्लान का रिलेशन बता आपस में क्या है। ये लिखा मैंने बिफोर, स्ट्रेटजी पहले बनती है, प्लान बाद में बनता है आफ्टर। दूसरा पॉइंट दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होती है, एक में चेंज आएगा तो दूसरे में भी चेंज ऑटोमेटिकली आएगा। 4 पॉइंट हो गए। हाँ आगे स्ट्रेटजी गाइडलाइन कराती प्रोवाइड कराती है तभी जाके प्लान डेवलप होता है, अगर स्ट्रेटजी गाइडलाइन ना देती तो प्लान कभी भी नहीं बन पाता। आगे शाबाश, एक पॉइंट लास्ट में बोल देता हूं, डिटेल्ड प्लान वो होता है, डिटेल्ड प्लान वो होता है जिसके अंदर सारी सेट ऑफ पॉलिसी भी, प्रैक्टिस भी, मेथड भी, प्रोसीजर भी, सब चीजों का हिसाब जिसके अंदर होता है उसको डिटेल्ड प्लान बोला जाता है। क्या ये क्वेश्चन पूरा आपको याद हो गया, बॉयज एंड गर्ल्स सभी बताएं। पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान बनाते टाइम किन बातों को ध्यान में रखना है, ये तो सभी बच्चों को याद है, लेकिन क्वेश्चन अगर ये आ जाए स्ट्रेटजी बनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, स्ट्रेटजी बनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, तो इसके ऊपर भी तो मामला है ना। अब ये क्वेश्चन भी अलग है, ये लास्ट क्वेश्चन जो आज हम याद करेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपका होमवर्क रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का हम याद कर रहे हैं, जल्दी से देखिएगा एक बार। ऑडिट स्ट्रेटजी के जो बेनिफिट्स किए थे उसके नीचे क्वेश्चन है, जब तुम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाओ, एस्टेब्लिश करो, तो किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। तो ऐसे ही फ्लैट आएगा, क्वेश्चन चेंज नहीं आएगा, वर्डिंग यही रहेगी, राइट डाउन द फैक्टर्स that could be considered while establishment of overall audit strategy। ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, उन फैक्टर के बारे में बताइएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद करने का प्रयास करें। जब स्ट्रेटजी बनाई जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो स्ट्रेटजी बनाने से पहले तुम्हें किस चीज का एंगेजमेंट, तुम्हें किस पर्पज से वहां लगाया गया है, उस पर्पज को तुम्हें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाने से पहले अपना स्कोप को देखिएगा, जैसा काम दिया होगा वैसी स्ट्रेटजी बनानी है। काम दिया है कैश ऑडिट का, स्टॉक ऑडिट का, तो स्ट्रेटजी भी तो स्टॉक ऑडिट की बनानी पड़ेगी। तो जैसा स्कोप होगा वैसी स्ट्रेटजी बनाऊंगा। तो सबसे पहले अपनी एंगेजमेंट स्कोप की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने के बाद ही स्ट्रेटजी बनानी है। दूसरा पॉइंट, मेरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव कीवर्ड है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। जो मेरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है, जैसा मुझे रिपोर्ट बनाने को कहा गया है वैसी तो स्ट्रेटजी बनाऊंगा। तीसरा पॉइंट, मेरी स्ट्रेटजी में सारा काम कौन करेगी, मेरी टीम करेगी। तो मैं स्ट्रेटजी के अंदर वो सिग्निफिकेंट बातें जरूर रखूंगा जो मेरी टीम के एफर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो कहीं भी फंसे ना, और फंसे तो उससे कैसे निकलना है वो सारी बातें मैं स्ट्रेटजी के अंदर रखूंगा। फोर्थ पॉइंट,
जब मेरी स्टार्टिंग में मैनेजमेंट से मुलाकात हुई, मैनेजमेंट से मैं मिला, और उस टाइम बातचीत का जो जैसा रिजल्ट आता है वैसी स्ट्रेटजी बनती है। वो हमें जैसा कॉपरेट करते दिखेंगे हम स्ट्रेटजी वैसी बना लेंगे। पांचवा, एनटीई डिसाइड करने होते हैं स्ट्रेटजी के अंदर। एनटीई वेरी शॉर्ट वे में डिसाइड करने होते हैं, डिटेल्ड वे में तो प्रोग्राम या प्लान के अंदर आते हैं। जरा याद करने का तरीका, क्वेश्चन है राइट डाउन द फैक्टर। वो फैक्टर कौन से हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे? कब? जब आप एस्टेब्लिश करेंगे ओवरऑल, वर्ड है बेटा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। मेरी स्ट्रेटजी बनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है? पहले मैं रिवाइज कराता हूं फिर आपसे पूछता हूं। पहला पॉइंट, स्कोप के अंदर रहना चाहिए, मतलब आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट, किस काम के लिए आपको एंगेज किया गया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ही आपको क्या बनानी है? स्ट्रेटजी बनानी है। दूसरा कीवर्ड था रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। तीसरा, मैं वो सारी सिग्निफिकेंट बातें इसके अंदर जरूर रखूंगा जो मेरी टीम के एफर्ट्स के लिए जरूरी है, टीम के एफर्ट्स के लिए जरूरी है। जब मेरी प्रीलिमिनरी मैनेजमेंट के साथ बात हुई थी उसका जैसा रिजल्ट आएगा स्ट्रेटजी मेरी वैसी होगी। और लास्ट पॉइंट रटा गया था एनटी, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड इन वेरी शॉर्ट वे। क्या कोई बच्चा पांचों पॉइंट सुना सकता है फटाफट? ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाते किन बातों का ध्यान रखें? फर्स्ट पॉइंट बोलो। स्कोप के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, बहुत बढ़िया बेटा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तीसरा, सिग्निफिकेंट मेरी टीम के एफर्ट्स के लिए, ये कीवर्ड है बेटा, सिग्निफिकेंट टीम एफर्ट्स। हाँ जी। फोर्थ पॉइंट, रिजल्ट। इसमें कीवर्ड है बेटा, इसमें दो कीवर्ड है एग्जाम में जो लिखने हैं, प्रीलिमिनरी एक्टिविटी जो मैनेजमेंट के साथ हुई और उसका रिजल्ट जो आया, 4 पॉइंट। और पांचवा, जो सेकंड चैप्टर है ना आपका, जो सेकंड चैप्टर है यहां से स्टार्ट किया था। पहले पेज पे प्लानिंग क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन प्लानिंग के बेनिफिट क्या होते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज कैसे लेनी है, चौथा क्वेश्चन मैं प्लानिंग कम करूंगा या ज्यादा करूंगा, डिपेंड करता है उनका साइज या एरिया कैसा है। पांचवा, प्लानिंग कंटिन्यू है या फिक्स है। छठा, प्लानिंग में चेंज किस वजह से आता है। इसको काट देना था, कुछ नहीं था ये। नेक्स्ट, सारा चैप्टर होने के बाद ये क्वेश्चन मैंने कहा था ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसको अलग से नहीं पढ़ना। स्ट्रेटजी क्या होती है, एक क्वेश्चन। स्ट्रेटजी के बेनिफिट, दूसरा क्वेश्चन। स्ट्रेटजी बनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, ये आज मैंने करवाया, ये आज मैंने करवाया। एग्जांपल्स बेसिक छोड़ सकते हो, एग्जांपल के अंदर कुछ नहीं है। स्ट्रेटजी बनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटजी का और प्लान का रिश्ता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रोग्राम होता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोग्राम की जरूरत क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोग्राम बनाते टाइम पॉइंट, प्रोग्राम को आरती राइट करती थी। एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने दिए होमवर्क। चैप्टर हो गया ओवर। 320 पे लिखना है पेंडिंग। 320 ऐसे जब करेंगे जब थर्ड चैप्टर नंबर 3 पूरा हो जाएगा। अब मोटे मोटे 2 चैप्टर पूरे कर लिए, चैप्टर पूरे कर लिए 2। तीसरा हो जाएगा स्टार्ट। पहला चैप्टर का 2 पार्ट में टेस्ट देना है, दूसरा चैप्टर का सिंगल पार्ट में टेस्ट देना है। कल सेकंड पार्ट का टेस्ट है, ऐसा नहीं क्लास के टाइम पे क्लास लगेगी, टेस्ट इवनिंग में हो जाएगा, दोपहर में हो जाएगा, वट एवर किसी टाइम हो जाएगा। छोटा सा टेस्ट होगा जिसके अंदर पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। सेकंड चैप्टर का कल टेस्ट होगा, लेकिन क्लास के टाइम पे नहीं, क्लास के टाइम पे क्लास रहेगी, उससे एक्स्ट्रा रहेगा टेस्ट। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। डन। संडे को सेंटर पे जब आए तो थोड़ा सा फ्री होके आना। हम सेंटर पे लगभग 3-4 घंटे रहेंगे, घर वालों को बता देना। मैं कुछ टेक्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के आऊंगा, भरपूर तरीके से बोर्ड पे कराऊंगा। लॉ की केस स्टडी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और जो भी हमने ऑडिट और ईआई इसके अंदर किया उसका हम रिवीजन करेंगे हेलीकॉप्टर व्यू के अंदर। तो लगभग हमारा 3-4 घंटे का मामला रहेगा। जब हम सेंटर पे फेस टू फेस मिलेंगे तो उसी अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर होके आना। मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा। हो सकता है कोई बच्चा बेटा जैसे सिर्फ टेक्स्ट के लिए आता हो, जैसे नकुल है खाली टेक्स्ट के लिए आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा पहली क्लास टेक्स्ट की रहे ताकि उसका काम बेचारे का जल्दी हो, वो भागे, वो निकल जाए। हो सकता है कोई बच्चा सिर्फ लॉ के लिए आए, जैसे लक्षित का मैसेज आया सर मुझे लॉ की स्टडी करनी है, तो टेक्स्ट लॉ की पहले रखेंगे ताकि वो बच्चे अपना काम पूरा करके निकल जाए। उसके बाद फिर हम ऑडिट की और ईआईएस की रिवीजन करेंगे। क्या सभी को पूरा प्लान समझ में आ गया?
चलिए मीटिंग को करते हैं एंड। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिस टाइप से आप अब पढ़ रहे हैं, जो टेक्निक मैंने फास्ट वे में क्वेश्चन को याद करने की बताई है, उसको जरूर जरूर फॉलो करें। ऑडिट टिप्स पे आ जाएगी। हर क्वेश्चन बोलेंगे बाद में, आंसर पहले होगा। क्वेश्चन बाद में बोलेंगे, आंसर पहले होगा। पेपर में एग्जामिशन सिक्योर। आज की पूरी मैंने रिकॉर्ड कर दी है ईआईएस की भी, और मैंने पूरी रिकॉर्ड कर दी है ऑडिट की भी। अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ईआईएस के फोल्डर में ईआईएस की वीडियो अपलोड हो जाएगी, और ऑडिट के फोल्डर में ऑडिट की वीडियो आज मैं अपलोड कर दूंगा। किसी बच्चे को कुछ पूछना है या मैं मीटिंग एंड करूं? हाँ जी।